नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। नर्सिंग एजुकेशन परिवार आप सभी को आरआरबी की बेहतर तैयारी के लिए लगातार आपके लिए वीडियो लाता रहता है। आज की वीडियोस में हम बात करेंगे ओबीजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की। हमारी तरफ से की पॉइंट बुकलेट आपको प्रोवाइड कराया जा रही है और साथ में आरआरबी के और पेपर्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अभी तक किसी ने नहीं लिए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें और मात्र 250 रुपये में जो है आपको सभी प्रकार के जो ओल्ड पेपर की पॉइंट होगी और साथ में ओल्ड पेपर जो होंगे सभी प्रकार के प्रोवाइड आपको हो जाएंगे। साथ में बात करते हैं आज इंपॉर्टेंट की पॉइंट बुकलेट की, तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। आज बात करेंगे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को, जो कि जानेंगे ओबीजी के अंदर बहुत से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, उनके रिलेटेड बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रम के बारे में। कोलेस्ट्रम जो है वो फर्स्ट मिल्क होता है जो कि माँ जब बच्चे को जन्म देती है उसके बाद में सिक्रेशन होने लग जाता है। और साथ बात करें ये थिक येलो कलर का होता है और IgA यानी इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा एंटीबॉडी जो है इस मिल्क के अंदर प्रेजेंट रहती है। ब्रोमोक्रिप्टिन दवा की बात की जाए तो ब्रोमोक्रिप्टिन दवा कब देते हैं आप? जब भी माँ के स्तन के अंदर ज़्यादा लैक्टेशन हो रहा है, मतलब ज़्यादा मिल्क का सिक्रेशन हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए ब्रोमोक्रिप्टिन दवा दी जाती है, जिसकी डोज क्या होती है दोस्तों? 2.56 mg 10 से 14 दिन के लिए देनी होती है। दिन में एक बार आपको लेना होता है। बात करें जब लैक्टेशन फेलियर वाली कंडीशन हो जाती है, जब माँ के स्तन के अंदर मिल्क का सिक्रेशन नहीं हो पाता, ठीक है, तो उसको बढ़ाने के लिए दोस्तों एक दवा दी जाती है जो कहा जाता है मेटाक्लोरप्रोमाइड। का कहा जाता है? मेटाक्लोरप्रोमाइड कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की हाइपरमेमेसिस ग्रेविडियम कंडीशन क्या होती है। दोस्तों आप सभी को पता है गर्भावस्था दौरान जो है HCG का हार्मोन जब सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होता है, आपको वॉमिटिंग आने लगती है महिला को बार बार, तो उसको बोलते हैं दोस्तों हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। क्या बोलते हैं? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, जिसका मेन कॉज होता है कि हाइपर सिक्रेशन हो जाता है किसका? HCG हार्मोन का और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का। साथ में बात करते हैं दोस्तों कि एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स वेट 500 ग्राम कॉल्ड अबॉर्शन। अगर जो है प्रेगनेंसी एंड हो जाती है बिफोर 20 वीक्स और वेट की बात करें तो 500 ग्राम से कम का बच्चा रहता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है क्या? अबॉर्शन। क्या कहा जाता है? अगर बच्चे का जो प्रेगनेंसी जो है एंड हो जाती है 20 वीक से पहले ही और बच्चे का वेट जो है 500 ग्राम से कम रहता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है अबॉर्शन। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, मेन कॉज ऑफ अबॉर्शन इज क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है किसका? अबॉर्शन का, वो होता है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी। किसी प्रकार की कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी हो रही है तो 50% केसेस जो हैं वो डाउन सिंड्रोम के होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं? अबॉर्शन देखने को मिलते हैं गर्भावस्था के दौरान। अब बात करें दोस्तों DNC डायलिटिज एनकरेटिज, एक प्रेगनेंसी जो होती है वो कब करते हैं अपन? जब प्रेगनेंसी जो है 20 वीक से कम होती है, जब DNC प्रोसीजर आप करते हैं। नेक्स्ट बात करें मिस्ड अबॉर्शन इज कॉल्ड साइलेंट मिसकैरेज। मिस्ड अबॉर्शन को साइलेंट मिसकैरेज भी कहा कहते हैं, जिसके अंदर महिला को पता नहीं होता कि बच्चे का मृत्यु जो है गर्भावस्था के दौरान हो चुकी है, बाद में उसको पता लगता है। नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की। इनकम्प्लीट अबॉर्शन आर इलीगल अबॉर्शन इन सेप्टिक अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन जो होता है वो इलीगल अबॉर्शन होता है और ये एक प्रकार का सेप्टिक अबॉर्शन होता है। क्या होता है? सेप्टिक अबॉर्शन होता है। इलीगल अबॉर्शन और इनकम्प्लीट अबॉर्शन जो है ये एक प्रकार के सेप्टिक अबॉर्शन होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं जब कोई इन्फेक्शन जो है होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ये जो अबॉर्शन होते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन और इलीगल अबॉर्शन, इनमें जो है एब्डोमेन के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें रिकरेंट अबॉर्शन इज द मोर देन 3 times अबॉर्शन। मेन कॉज इज सर्वाइकल इंपॉर्टेंस एंड सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन एंड मैनेजमेंट, शिरोद्कर एंड मैकडोनल्ड सर्जरी। मतलब इसको पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि रिकरेंट अबॉर्शन जो है वो तब कहा जाता है जब अबॉर्शन जो है लगातार 3 बार लगातार आपके जो है अबॉर्शन कंडीशन देखने को मिलती है। और ये किस वजह से देखने को मिल रही है दोस्तों? क्योंकि आपके जो सर्वाइकल जो है इंपॉर्टेंट इनकम्पिटेंस है, ठीक है, और सेकंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन देखने को मिलता है। और इसका मैनेजमेंट के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? शिरोद्कर और मैकडोनाल्ड सर्जरी करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप सर्जरी के माध्यम से जो है सर्विक्स को क्या है लाइगेट करते हैं और इस दौरान लाइगेट करके क्या है आप सर्वाइकल इनकम्पिटेंस वाली कंडीशन जो है इसको ट्रीट करते हैं, जिससे कि आपके रिकरेंट अबॉर्शन की कंडीशन देखने को नहीं मिले। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रेगनेंसी होती है जिसके अंदर जो है प्रेगनेंसी होती है कहाँ पर? आपके आउटर यूट्राइन कैविटी। जब प्रेगनेंसी जो है जो होती है कहाँ पर? ट्यूबल प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। जब भी जो है प्रेगनेंसी जो है यूट्राइन कैविटी में ना हो करके
प्रेग्नेंट महिला जो है उसे गर्भ जो है यूट्राइन कैविटी के अंदर ना पल करके कहाँ पर होता है, आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। जैसे कि बात की जाए आपका और फैलोपियन ट्यूब जहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है एम्पुला पार्ट पर, ठीक है, वहाँ पर जो है फीटल ग्रो होने लगता है, तो इसको कहते हैं दोस्तों एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रेटिफॉर्म मोल जो है वो मोलार प्रेगनेंसी होती है और ये एक प्रकार की कोरोनरी डिसीज़ होती है, ठीक है। सोनोग्राफी पे जो है ये मोल देखने को मिल सकता है, जहाँ पर आपको सोनोग्राफी जब भी आप देखेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी तो वहाँ पर आपको स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या है, मोलार प्रेजेंट है, मोलार प्रेगनेंसी देखने को मिल रही है, जो कि एक प्रकार की प्लेसेंटल कोरोनरी डिसीज़ होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीपार्टम हेमरेज की। एंटीपार्टम हेमरेज जो है एक प्रकार की ब्लीडिंग होती है जो कि जेनिटल ट्रैक्ट की तरफ से देखने को मिलती है, और कब देखने को मिलेगी, ये 28 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी से बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी तब देखने को मिलती है एंटीपार्टम हेमरेज। और इसके अंदर जो है अगर आप 500 ml ब्लड लॉस हो जाता है महिला का, तो वो क्या कॉज कर वो उसका कॉज होता है एंटीपार्टम हेमरेज, जिसको प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेसो प्लेसेंटा भी कहा जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया जिसके अंदर आपने देखा होगा लो लाइंग प्लेसेंटा जो है वो इंटरनल सर्वाइकल ऑस जो है उसको कवर कर लेती है, ठीक है। और एब्रेसो प्लेसेंटा जो है वो अपनी पोजीशन से सेपरेट होकर क्या हो जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है। उसको बोलते हैं दोस्तों एब्रेसो प्लेसेंटा, जिसके अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी आपको, रिवील ब्लीडिंग एब्रेसो प्लेसेंटा के अंदर, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों डायजाइगोटिक ट्विंस की। डायजाइगोटिक ट्विंस जो है वो 80% देखने को मिलते हैं, जो कि 2 वम फर्टिलाइज हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक ही स्पर्म से क्या है 2 वम फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं दोस्तों डायजाइगोटिक ट्विंस बोला जाता है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, इसके अंदर जो है 1 ओवम फर्टिलाइजेशन होते हैं, इसके बाद में जो है उसी ओवम से क्या है ट्विन पैदा होते हैं। प्री एक्लेम्शिया की बात की जाए तो प्री एक्लेम्शिया एक प्रकार का मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर जो है महिला का वो 180/140/90 यानी कि हिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 140 से ज़्यादा हो जाता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 90 mmHg से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, शरीर के अंदर जनरलाइज एडिमा, पूरी बॉडी के अंदर एडिमा देखने को मिलेगा। प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है, यूरिन के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलता है, जिसको कहा जाता है आपका प्री एक्लेम्शिया। इसके अंदर सीजर मौजूद नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें एक्लेम्शिया की। एक्लेम्शिया क्या है, एक्लेम्शिया के अंदर भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जनरलाइज एडिमा देखने को मिलता है, इसके अंदर प्रोटीन की जो है लॉस देखने को मिलता है यूरिन के अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या है फिट्स मौजूद होते हैं, यानी कि व्यक्ति के जो है जैसे आपकी आम भाषा में कहा जाए तो इसके अंदर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जैसा कहते हैं इसमें, ठीक है। एपिलेप्टिक फिट्स जो है इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि आपकी प्री एक्लेम्शिया में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं एपिलेप्टिक फिट्स जो है वो कंट्रोल बाय प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर जो है एपिलेप्टिक फिट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट जो है दवा इसको देना होता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है एपिलेप्टिक फिट्स को कंट्रोल करने के लिए। अगर मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसके लिए इसका एंटीडोट भी दिया जाता है साथ में, इसको कहते हैं दोस्तों कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गेस्टेशनल हाइपरटेंशन जो है डेवलप कब होता है, तो 20 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी के बाद में जो है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, जिसमें महिला के जो बीपी होता है वो 145, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, 145 mmHg तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और 145 mmHg से ज़्यादा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाता है और 90 mmHg ज़्यादा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिसको कहते हैं दोस्तों गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। यानी गर्भावस्था के दौरान जो है आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। और ये नॉर्मल कब हो जाएगा, 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी जो है नॉर्मल हो जाता है। अब बात करते हैं प्रीटर्म लेबर की। प्रीटर्म लेबर जो है इज द 20 वीक, मतलब प्रीटर्म लेबर किसको कहा जाएगा, जब बच्चा जो है 20 वीक से लेकर 37 वीक से पहले, यानी कि 20 वीक के बाद में और 37 वीक से पहले क्या है डिलीवर हो जाता है, तो उसको कहते हैं दोस्तों प्रीटर्म डिलीवरी और प्रीटर्म लेबर कहा जाएगा। और पोस्टर्म लेबर किसको कहा जाएगा, अगर बच्चा जो है 42 वीक्स या फिर 990 दिन से ज़्यादा हो जाता है उसके बाद में जन्म लेता है, उसको कहा जाता है पोस्टर्म लेबर, जिसको पोस्टर्म डिलीवरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की जाए तो 28 दिन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, 4 फेज़ कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अंदर 4 फेज़ होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। पहली फेज़ होती है प्रोलिफरेटिव फेज़, ठीक है, जो कि आपकी 5 से 14 दिन तक चलती है। सेकंड होती है सेक्रेटरी फेज़ जो कि 14 से 24 दिन तक चलती है। तीसरी स्टेज होती है आपकी मेंस्ट्रुअल फेज़ जो कि 25 से 28 दिन तक चलती है, ठीक है। और चौथी होती है मेंस्ट्रुअल फेज़ जो कि 1 से 4 दिन की रहती है। लगभग बात की जाए तो इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाएगा आप सभी से कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कितनी फेजेस होती हैं, तो 4 फेजेस इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें
डिस्मेनोरिया क्या होता है? डिस्मेनोरिया मतलब होता है कि आपके जो मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? पेनफुल। जब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होने देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब होता है कि डिस्मेनोरिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं मेनोरेजिया की। मेनोरेजिया मतलब क्या होता है? इसके अंदर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलती है 7 दिन, मतलब कि इसके अंदर मेनोरेजिया मतलब कि है लगातार, आपकी नॉर्मल बात की जाए तो आपके 2 या 3 दिन 2 दिन लगातार मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है हैवी, लेकिन लगातार पूरे 7 दिन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके अंदर लगातार तौर पर देखी जाए तो हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इसको कहते हैं दोस्तों मेनोरेजिया। पॉलीमेनोरिया मतलब क्या होता है? जब ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, मतलब कि आपके नॉर्मल देखा जाए तो एक साल के अंदर 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, जो कि 28 दिन के अंदर नॉर्मली बात की जाती है तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। एक पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है आपको 28 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर। लेकिन बात की जाए आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कम समय के अंदर वापस से आ जाए, यानी कि 21 दिन के अंदर वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट हो रही है, तो उसको कहते हैं दोस्तों पॉलीमेनोरिया। इसी प्रकार से बात की जाए ओलिगोमेनोरिया की। ओलिगोमेनोरिया कंडीशन क्या होती है? जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है 28 दिन में ना होकर के 35 दिन के अंदर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, यानी कि ज़्यादा समय ले रही है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों ओलिगोमेनोरिया। अब बात करते हैं हाइपरमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया मतलब होता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड का फ्लो जो है वो 2 दिन ही आता है। मैंने आपसे बात की थी, नॉर्मल बात की जाए तो 2 दिन तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, उसके बाद में जो आपकी स्पॉटिंग होने लगती है और 5 दिन के लगभग जो है आपका मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन बात की जाए अगर 2 दिन या 2 दिन से कम आपके जो है मेंस्ट्रुअल ब्लो हो रहा है बस, तो उसको कहते हैं दोस्तों हाइपोमेनोरिया। अब बात करते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया मतलब होता है कि आपके जो ब्लीडिंग होती है वो जेनेटल ट्रैक्ट के थ्रू बाहर नहीं निकल पा रही है, इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है और इंटरनली जो है परफोरेट होके जो है ब्लीडिंग अंदर ही है, मतलब बाहर नहीं निकल पा रही है, ठीक है, ब्लैडर के अंदर या सॉरी हाई जो आपके यूट्रस के अंदर ही क्या हो रही है, जो ब्लीडिंग है वो इकट्ठी हो गई है, बाहर नहीं निकल पा रही, उसको कहते हैं दोस्तों क्रिप्टोमेनोरिया। क्या कहते हैं? क्रिप्टोमेनोरिया कहा जाता है, जिसमें कि जिसकी वजह से क्या है कंडीशन बहुत सीवियर हो सकती है और आपको पता नहीं लग पाता है कि ब्लीडिंग क्यों नहीं बाहर आ रही, क्योंकि ब्लीडिंग जो है कुछ परफोरेशन की वजह से क्या है इनपरफोरेट हाइमन की वजह से भी क्या है ब्लीडिंग जो है अंदर ही एकत्रित हो जाती है, जिसको कहते हैं अपन क्रिप्टोमेनोरिया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग की। बात करें तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ। ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग के अंदर वल्वा का मतलब क्या होता है? वल्वा जो है वो कंसिस्ट करती है एक्सटर्नल फीटल सेक्स ऑर्गन को। क्या करती है? एक्सटर्नल फीमेल सेक्स ऑर्गन को। मतलब वल्वा मतलब क्या होता है? वल्वा जो है वो क्या है? एक्सटर्नल फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या करती है? कंसिस्ट करती है। और बात करी जाए वल्वा जो है इसके अंदर आपके मोन्स प्यूबिस जिसको मोन्स वेनरिस कहा जाता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, हाइमन, वेस्टिब्यूल, यूरेथ्रा और स्किनिस ग्लैंड्स और बार्थुलिन ग्लैंड और वेस्टिबुलर बल्ब जो है वो रहते हैं, और उसको कवर करके रखती है आपकी एंटेरियर तौर पर मोन्स प्यूबिस। लेटरल तौर पर बात की जाए तो साइड से कवर करके रखती है लेबिया मेजोरा, और पोस्टीरियर बात की जाए तो पेरिनियम इसके अंदर मौजूद रहती है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों वल्वा। नेक्स्ट बात करें, 2 आपकी बार्थुलिन ग्लैंड होती है जिसको ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहा जाता है। हर एक साइड पर एक जो है मौजूद होगी बार्थुलिन ग्लैंड, टोटल नंबर में 2 होगी, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। स्किनिस ग्लैंड की बात की जाए तो स्किनिस ग्लैंड जो है ये लार्जेस्ट पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड से रहती है, ठीक है। ये जो होमोलोगस होती है प्रोस्टेट के, जैसे कि मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है इसी प्रकार से फीमेल में स्किनिस ग्लैंड मौजूद होती है। अब बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल जेलाइटर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि बात की जाए मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लिटोरिस। क्लिटोरिस जो है 1.5 से 2 सेंटीमीटर का रहता है, जो कि मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द वल्वा मौजूद रहता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, ये भी आपको ध्यान रखना होता है। देयर आर 4 ओपनिंग इन द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर 4 ओपनिंग होती है। पहली ओपनिंग होती है आपकी यूरेथ्रल की, जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। सेकंड ओपनिंग होती है आपकी वाजाइनल ओरिफिस, ठीक है। थर्ड होती है आपकी बार्थुलिन ग्लैंड की ओपनिंग, ठीक है। और फोर्थ होगी आपकी स्किनिस ग्लैंड की ओपनिंग। तो 4 ओपनिंग मौजूद हो इसके अंदर होती है। इंटरनल जेलाइटर ऑर्गन जो है फीमेल इंक्लूड वेजाइना। इंटरनल जेलाइटर ऑर्गन की बात की जाए तो इसके अंदर वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज मौजूद रहती है।
नॉर्मल पोजीशन की बात की जाए यूट्रस की तो एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन जो है नॉर्मल पोजीशन रहता है यूट्रस का। अब बात की जाए नॉन प्रेग्नेंट महिला के अंदर क्या चीज़ रहती है, नॉन प्रेग्नेंट महिला की बात की जाए तो यूट्रस का वेट जो है 50 से 80 ग्राम होगा, यानी कि बात की जाए 60 ग्राम जो है एवरेज यूट्रस का वेट रहता है अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन अगर महिला प्रेग्नेंट है तो 900 ग्राम आपका वजन हो जाता है। लेंथ की बात की जाए तो नॉन प्रेग्नेंट महिलाओं के अंदर लेंथ जो है यूट्रस की वो 6x5x7, मतलब कि बात की जाए तो लेंथ की बात की जाए तो 6 से लेकर 7 के बीच में लगभग बात की जाए तो 6 को मान लीजिए आप, 6 जो है एवरेज लेंथ रहती है सेंटीमीटर में किसकी, यूट्राइन कैविटी की। बात की जाए पेरिटोनियल फ्लूइड मौजूद होते हैं बिहाइंड द यूट्रस जिसको कहा जाता है पाउच ऑफ डगलस, मतलब कि जो पेरिटोनियल फ्लूइड मौजूद होते हैं यूट्रस के पीछे की तरफ, ठीक है, जिसको कहा जाता है पाउच ऑफ डगलस। फेलोपियन ट्यूब जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहली पार्ट होता है इंटरस्टिशियल पार्ट, सेकंड होता है स्टीमस, थर्ड होता है एम्पुला पार्ट और फोर्थ जो होता है वो इन्फंडिबुलम होता है। सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है आपका एम्पुला होगा और एम्पुला में ही क्या देखने को मिलती है आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है और एम्पुला में ही जो है फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और ओवम का। नेक्स्ट बात करते हैं द लेंथ ऑफ द ईच फेलोपियन ट्यूब इज अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर। जो लेंथ होगी फेलोपियन ट्यूब की वो लगभग 10 सेंटीमीटर के लगभग होती है। इसमें बात की जाए जो लेंथ है एक फेलोपियन ट्यूब की वो 10 सेंटीमीटर लगभग होगी और 2 फेलोपियन ट्यूब मौजूद होती है, एक राइट फेलोपियन ट्यूब एक लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब। डायमीटर की बात की जाए, चौड़ाई की बात की जाए तो लगभग 1 सेंटीमीटर जो है फेलोपियन ट्यूब का डायमीटर रहता है। और लेंथ की बात की जाए आपका अम्पुला पार्ट का, जो कि फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है सबसे बड़ा पार्ट, जिसका 5 सेंटीमीटर जो है लेंथ रहती है। नेक्स्ट बात की जाए जो पार्चुरेशन मतलब क्या होता है। पार्चुरेशन एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो है बच्चे को माँ जो है वो क्या करती है, जन्म देती है, ठीक है, जिसके अंदर आप लेबर की डिलीवरी हो जाएगी आपकी और अम्बिलिकल जो कॉर्ड है प्लेसेंटा इनकी डिलीवरी हो जाएगी, उसको कहते हैं दोस्तों पार्चुरेशन। अब पार्चुरेंट क्या होता है। पार्चुरेंट वो महिला है जो कि बच्चे को जन्म दे रही है। साथ में बात करते हैं डेवलपमेंट और मैच्योर ओवम इज कॉल्ड oogenesis। अगर मैच्योर ओवम का डेवलपमेंट होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, oogenesis कहते हैं, और मैच्योर स्पर्म का डेवलपमेंट होता है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। बात करें नेक्स्ट कि फुल मैच्योर ओवम जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होती है बॉडी की, जिसकी साइज़ की बात की जाए तो 130 माइक्रोन जो है इसकी डायमीटर होता है साइज़ की बात करें, जो कि सबसे बड़ा और लार्जेस्ट सेल्स होता है पूरे ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट बात की जाए रिलीज ऑफ oocyte यानी कि रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवेरी फॉलोइंग रप्चर ऑफ मैच्योर ग्रेविन फॉलिकल एंड अवेलेबल फॉर कंसेप्शन इन नॉन एज ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है दोस्तों, यानी कि ओवम oocyte रिलीज होता है सबसे पहले तो ओवेरी से, ठीक है। कैसे रिलीज होगा, जो कि आपकी मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स होगी वो क्या करती है, रप्चर करती है और रप्चर करने के बाद में जो है, ठीक है, oocyte जो है उसको रिलीज होता है यानी कि ओवम का रिलीज होता है और उसके बाद में जो है कंसेप्शन होने के बाद में जो है इम्पॉर्टेंट है कि वो उसको ओवुलेशन कहा जाता है, मतलब ओवुलेशन होने के बाद में जो है वो बिल्कुल कंसेप्शन के लिए रेडी होता है। नेक्स्ट बात करें ओवुलेशन जो है लगभग 14वें दिन देखने को मिलता है, जो कि 28 डे साइकिल की बात की जाए तो 14 डे जो है ओवुलेशन आपका देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर स्पर्मेटोजून और मैच्योर ओवम का क्या होता है, मिलन होता है, जिसके बाद में जो है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ही जो है आगे की प्रोसेस चालू होती है, डेवलपमेंट ऑफ द बेबी जो भी होगा, फीटस का निर्माण जो भी होता, उसके बाद में जो है ये प्रोसेस चालू होती है। फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर देखने को मिलता है, जो मैंने आपको बताया था कि एम्पुला पार्ट जो है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फेलोपियन ट्यूब के जो एम्पुला पार्ट होता है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है स्पर्मेटोजून का और मैच्योर ओवम का। नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइजेशन जो है, जो फर्टिलाइजेबल लाइफ स्पैम ऑफ oocyte रेंज टू 12 से 24 घंटे। अगर 12 से 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइजेशन ओवम हो जाता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद में जो है आपको आगे जाकर जो है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलती है नेक्स्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलुसिडा इज फैसिलिटेटेड बाय द रिलीज ऑफ हाइलोरोनिडेज फ्रॉम द एक्रोसोमल कैप। आप सभी को पता है जो बाहरी लेयर होती है आपकी ओवम की, ठीक है, वो होती है आपकी जोना पेलुसिडा, और उसको जो है कौन करता है, तो आपकी स्पर्म जो है उसका जो हाइलोरोनिडेज एंजाइम जो है वहाँ से रिलीज करती है,
किसके द्वारा होता है हाइड्रोजन एंजाइम रिलीज? आपका जो स्पर्म होता है उसके आगे एक्रोसोमल कैप जो होती है वहाँ से हाइलोरोनिडेज एंजाइम सिक्रेट होगा, जिसकी वजह से क्या होता है जो बेजोना पेलोसिडा जो लेयर है बाहरी ओवम की वो हट जाती है और स्पर्म आसानी से क्या हो जाता है एंटर कर जाता है ओवम के अंदर। नेक्स्ट बात करें इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम अकर्स थ्रू 4 स्टेजेस। इम्प्लांटेशन की बात की जाए तो 4 स्टेज में जो है फर्टिलाइज्ड ओवम के अंदर इम्प्लांटेशन हो देखने को मिलता है। पहला होता है अपोनिशिएशन, दूसरा होता है एडेशन, तीसरा होता है पेनिट्रेशन और चौथा होता है इन्वेजन। सबसे पहले तो अपोनिशिएशन होगा, उसके बाद में एडेशन होगा, उसके बाद में पेनिट्रेट करेगा स्पर्म और लास्ट में इन्वेजन कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें द डेसिडुआ इज द एंडोमेट्रियल लेयर ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस। देखिए दोस्तों एंडोमेट्रियल लेयर जो होती है नॉर्मल प्रेग्नेंट महिला की, उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? डेसिडुआ नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? डेसिडुआ नाम से जाना जाता है। नॉन प्रेग्नेंट महिला में तो एंडोमेट्रियम कहते हैं, लेकिन जब प्रेग्नेंट महिलाओं के अंदर जो है इसको डेसिडुआ नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं द एम्ब्रियो कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एज ह्यूमन एट 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था जो एम्ब्रियो है वो डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं एज ए ह्यूमन। एम्ब्रियो जो है कैन बी डिफ्रेंशिएट एज ह्यूमन एट 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे जो है एम्ब्रियो को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ह्यूमन से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें देयर आर 2 सर्फेसिस प्रेजेंट इन द प्लेसेंटा इज रफ एंड स्पॉन्जी। 2 सरफेस होती है प्लेसेंटा की, पहली तो रफ सरफेस होती है, दूसरी जो है सरफेस होती है वो बहुत ही स्पॉन्जी सरफेस देखी जाती है। ठीक है, अब बात करें वेजाइना की। वेजाइना जो है वो नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम सेल से बना हुआ होता है। और वेजाइना के अपर पार्ट की बात की जाए तो उसको फॉर्निक्स कहा जाता है, जो कि किससे द्वारा सराउंडेड घिरा हुआ रहता है? सर्विक्स से घिरा हुआ रहता है। वेजाइना के पीएच की बात की जाए तो 3.8 से लेकर 4.5 एसिडिक पीएच होती है। और ये जो है इसके अंदर ग्लाइकोजन मौजूद रहता है जो कि लैक्टिक एसिड मौजूद रहेंगे। और जो है इसके द्वारा जो वेजाइना का पीएच कौन मेंटेन करता है? डोडेनल बेसिलाई जो है वो आपका वेजाइना का पीएच को मेंटेन करने का कार्य करता है। ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो क्लासेस हैं इसके अंदर हम यूट्रस को पढ़ेंगे, यूट्रस के बारे में जानेंगे। तो क्लासेस आपको कैसी लग रही है? क्लासेस को बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बाकी के जो क्लासेस हैं हम नेक्स्ट लेंगे, कल आने वाली क्लास में हम यूट्रस को समझेंगे, यूट्रस क्या होता है, क्या साइज़ होती है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस प्रकार से जो है कार्य करता है यूट्रस क्या। ठीक है, सभी चीज़ों को जानेंगे। तो अभी तक किसी ने नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट को नहीं लिया है तो वो भी ले लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। मात्र 99 रुपीज़ में जो है आपके RRB के वॉलपेपर जो है आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, और 150 रुपीज़ में आपकी नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट प्रोवाइड हो जाएगी। दोनों को लेना चाहते हैं तो 250 रुपये में दोनों ले सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप मैसेज करेंगे तो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।